हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सबका स्वागत है रूमी आईएएस में, जहां हमने अभी एक नई सीरीज शुरू की है आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर। जी हाँ, यूपीएससी की परीक्षा बहुत नजदीक है और सभी विद्यार्थी चाहते हैं कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर जो हैं, प्रश्न पत्र हैं, उनका एक बार बड़े ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ उन्हें रैपिड फायर में देख लें और चीजों को बहुत अच्छे से समझ लें। हमारी इस ये सीरीज इसी वाले उद्देश्य को पूरा करने के लिए आ गई है, जहां हम अभी तक के यूपीएससी में हुए लगभग 15 से 20 वर्षों के पूरे क्वेश्चन पेपर को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करके हम आपके सामने लेकर आएंगे। और आज से हम एंशियंट से एंशियंट हिस्ट्री से, प्राचीन भारत से ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्राचीन भारत से शुरू करेंगे, फिर मध्यकालीन भारत, इसी तरीके से आधुनिक भारत, और उसके बाद आधुनिक भारत के बाद का इतिहास, और इसी क्रम में हमारी चीजें आगे बढ़ते जाएंगी। फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमी, फिर साइंस एंड टेक, ये सारी चीजें इसी क्रम में कवर होंगी आपकी। ठीक है, तो आज हमारी ये जो सीरीज है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देती हूँ कि भाई सबसे पहले तो इसमें बड़ी ही कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहेगी आप लोगों के लिए, पूरा का पूरा एनालिसिस बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ प्रीलिम एग्जाम की जो एलिमिनेशन वाली मेथड रहती है, उसको भी मैं यहाँ आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद मेंस आंसर राइटिंग के जो एनरिचमेंट वाले पॉइंट्स रहते हैं, वो आप लोगों को बता दूंगी। अगर कोई चीज करंट अफेयर से और स्टैटिक एनसीईआरटी से कनेक्ट हो रही है, तो हमारा एनसीईआरटी वाला कोर्स चल ही रहा है, मैं आप लोगों को वहां बता दूंगी। ठीक है, इस तरीके से ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसके बाद हम जरा देख लेते हैं कि इस सीरीज की और क्या खासियत है। सबसे अच्छी बात है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में ये सीरीज उपलब्ध है आप लोगों के लिए, जहां पर हम दोनों ही माध्यमों को ध्यान में रखते हुए चीजों को पढ़ेंगे, ताकि माध्यम आपका बिल्कुल भी बैरियर ना बने। उसके साथ साथ जो सीरियस एस्पिरेंट है और जो 2026, उसके साथ साथ 2027 को भी अगर आप टारगेट कर रहे हैं, या आप आने वाले 28, 29, 30 को भी टारगेट कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप एक बार जब तक प्रीवियस ईयर के, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र नहीं देखते हैं, आप अपनी तैयारी को नहीं बता सकते कि भाई तैयारी कैसी चल रही है, या तैयारी को एक सही दिशा नहीं दे सकते हैं। तो ये सीरीज इसीलिए है ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो जाए और कोई भी कहीं से कहीं तक कोई परेशानी ना आए। तो चलिए हम अब सीधा शुरू करते हैं अपनी सीरीज। और उससे पहले हम जरा देख लेते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री से अभी तक प्रश्नों की आने की जो श्रृंखला है, वो कैसी रही है। वो मैं आप लोगों को एक बढ़िया से ग्राफ के जरिए बता देती हूँ। हम देखते हैं 2009 से लेकर 2008-9 से लेकर हम 2022-23 तक का एक ओवरऑल व्यू लेंगे, और उसमें आगे 24-25 का भी मैं ऐड कर दूंगी कि भाई जो एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं। आप देखिए 2009 में क्वेश्चन एक आया है, कम रेशियो था। 2011, 12, 13 में दो दो क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पर यहाँ भी रेशियो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा हाई गया है। फिर उसके बाद ग्राफ फिर नीचे गया है, 14, 15, 16, 17 में लगभग एक एक क्वेश्चन आया है, ग्राफ फिर नीचे गया है। ठीक है, ये ग्राफ फिर नीचे गया है। लेकिन 2017 के बाद से 18, 20, 21, 22, 23, ये वो ईयर थे जहां से एंशियंट हिस्ट्री ने लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कवर किए हैं। अब आप समझ सकते हैं, यूपीएससी के लिए 4-5 क्वेश्चंस कवर करना ये बड़ी बात है। क्योंकि यूपीएससी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहां पे अगर 4-5 क्वेश्चन किसी एक सेगमेंट से आ रहे हैं, तो वो आपके सिलेक्शन में और आपके रिजेक्शन में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और एंशियंट हिस्ट्री को कहा जाता है कि भाई ठीक ठाक है, उसमें स्कोर किया जा सकता है। बहुत टफ चीजें नहीं है, आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, आपको चीजें याद भी होंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलेगी। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर आप लोगों ने इसे क्वेश्चन आंसर के थ्रू चीजों को लेके किया, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक कितने महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग और अच्छे से चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं अपनी बात को यहीं पर करके खत्म करके सीधे सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन पेपर की तरफ। देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहला क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर का देख लेते हैं। तो
आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है, ये 2024 का क्वेश्चन है कि भाई आप हमें बताएं, निम्नलिखित सूचना पर विचार करें और बताएं कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर करेक्ट। ओके, सबसे पहला उन्होंने कुछ पुरातात्विक स्थल दे दिए हैं आपको, फिर उसके बाद राज्य का नाम दे दिया है और यहाँ पर विवरण भी दिया है। देखिए, तीन तीन चीज वो आपको बता रहा है। अब आपको सही उत्तर चुनना है। प्रीलिम्स इतना अच्छा एग्जाम है कि वहां पे आप लोगों के आंखों के सामने उत्तर रहता है, बस आपने पढ़ा अच्छे से है तो आप सही उत्तर लगा ले जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले चंद्रकेतुगढ़। चंद्रकेतुगढ़ ओडिशा, हनुमानगढ़ महाराष्ट्र, माड़ केरला, सालीहुंडम आंध्र प्रदेश। और चंद्रकेतुगढ़ की विशेषता है कि एक व्यापारिक बंदरगाह, और हनुमानगढ़ की विशेषता है ताम्रपाषाण स्थल, माड़ की विशेषता है महापाषाण स्थल, सालीहुंडम की विशेषता है शैलकत गुफा। आप लोगों को इसमें से बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर पॉज लें और अपने अनुसार उत्तर का चयन करें। मैं एक बार आप लोगों को ये स्लाइड दिखा देती हूँ जहां पर ऑप्शंस हैं कि 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 1 एंड 4। यहाँ पर आप पॉज करके अपने अनुसार उत्तर को चयन करें, उसके बाद मेरा सही उत्तर और उत्तर का एक्सप्लेनेशन आप देखें। तो इस उत्तर का जो आंसर है वो है आंसर बी, 2 और 3। इसमें से हम देखें 2 और 3 की बात करें तो हनुमानगढ़ जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है और यह एक ताम्रपाषाण स्थल है, और माड़ जो है वो केरला में स्थित है और यह एक महापाषाण स्थल है। लेकिन वहीं अगर हम सालीहुंडम की बात करें तो ये है तो आंध्र प्रदेश में, लेकिन ये शैलकत गुफा नहीं है, ये बौद्ध स्थल है। ठीक है, हम और भी चीजें देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हम इन चारों चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस हिसाब से ये 2 सही हो गए, 2 और 3। ठीक है, और जब हम एक्सप्लेनेशन में आते हैं तो वहां पर था कि भाई जो चंद्रकेतुगढ़ है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, और ये एक व्यापारिक केंद्र रहा है, ये बात वहां पर भी सही थी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। वहां पे वो बोल रहा था कि महाराष्ट्र, जो सेकंड क्वेश्चन था हनुमानगढ़, वो महाराष्ट्र में ही स्थित है और महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ठीक है, जो दक्कन ताम्रपाषाण युग या संस्कृति के बारे में एक मूल्यवान जानकारी देता है। इसके बाद जो हमारा थर्ड था वो केरला। तो हाँ, बिल्कुल सही है, जो मांड है वो केरला में स्थित है। और ये मगंडू भी कहते हैं, मगंडू या मांड जो भी है, यहाँ पर 1000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच की बड़ी संख्या में मेगालिथिक या महापाषाण स्मारकों के लिए जाना जाता है, इसलिए मेगालिथिक अध्ययनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। अंतिम जो हमारा, ठीक है, इसके बाद हमारा था सालीहुंडम। तो जो सालीहुंडम है ये मैंने आप लोगों को बताया कि है तो आंध्र प्रदेश में, लेकिन ये प्राचीन बौद्ध बस्ती के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है, और पुरातात्विक उत्खनन के दौरान यहाँ से शैलकृत मंदिर वगैरह जो उसमें दिया हुआ था कि ये शैलकृत मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, तो नहीं, यहाँ से शैलकृत मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ये बौद्ध गुफा है यहाँ पर। ये जो मैंने बताया आप लोगों को कि ये बौद्ध बस्ती के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। और आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो एक बार आप, जो मैंने आप लोगों को क्लास थर्ड कराई हुई है, क्लास सिक्स हमने न्यू एनसीईआरटी से इसे कवर कर रखा है, तो आप सिक्स की एनसीईआरटी जाकर देखें, वहां क्लास थर्ड या थर्ड क्लास है, आपको पिन भी कर दी जाएगी, तो आप वहां से जाके देखें, आप बहुत और अच्छे से इस क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। और आगे भी अगर ऐसा लगता है कि यहाँ से, क्योंकि जो जिन टॉपिक से अभी क्वेश्चन आया है, आने वाले टाइम पे वहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो और भी आप लोगों को पता चलेगा कि भाई हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और आप और भी चीजें जानेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपनी उन्नत जल प्रबंधन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण जो है, बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल प्रवाहित किया गया था। Which of the following ancient cities is renowned for its advanced water harvesting and management system, where a series of dam was constructed and water was the, मतलब channeled
into associated reservoirs through canals। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी जगह है जो जल प्रबंधन के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शंस हैं धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रोपड़। आप लोग यहाँ पर पॉज करें और अपना उत्तर चुने, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुने और सही उत्तर भी चुने। तो आपका सही उत्तर है धौलावीरा। ए ऑप्शन आपका सही है। हम धौलावीरा के साथ साथ कुछ चीजों को और जान लेते हैं कि यहाँ पर बांधों की श्रृंखला तो हमें मिली हुई है, चैनलाइज करके जल संचयन किया करते थे और जल प्रबंधन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। हाँ, और उसके अलावा भी उन्होंने कुछ जगहों का वर्णन किया है, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। हड़प्पा पूर्वगामी शहरों के विपरीत धौलावीरा विभिन्न खनिज और कच्चे माल और जो तांबे के उपयोग करने वाले आंतरिक और बाहरी व्यापार के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए खादिर द्वीप पर रणनीतिक रूप से स्थित है। आपको यहाँ याद रखना है कि भाई धौलावीरा खादिर खादिर द्वीप पर स्थित है। ठीक है, खादिर द्वीप पर स्थित है और यहाँ क्या क्या था, तांबा, खोल, एगेट, कार्नेलियन। कार्नेलियन मैंने आप लोगों को बताया कार्नेलियन क्या होता है, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि कार्नेलियन पत्थर जो है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है और वो किस कलर का पत्थर होता है। और स्टेटाइट, सीसा, बैंडेड, चूना पत्थर और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों का वहां पर जो है बनते थे और व्यापार होता था। मगन, मगन किसे कहा जाता है, मगन, मगन मतलब मगन, आधुनिक ओमान जो है ना, ओमान नाम का जो देश है उसे मगन भी कहा जाता था। ठीक है, उसके अलावा मेसोपोटामिया क्षेत्र बैंडेड चूना पत्थर के लिए और अन्य के लिए उपयोगी है और मगन जो है मेसोपोटामिया आंतरिक और बाहरी व्यापार की सुविधा के लिए भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल हो गया। बाकी यहाँ आप लोगों को मानने बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, तो ये है कि धौलावीरा जो है वो खाद्य द्वीप पर है और इसकी जल संचयन प्रणाली बहुत ही ज्यादा उन्नत है। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हड़प्पन सिटी। 2019 का क्वेश्चन है, आपको बताना है चाहुंडो, कोटदीजी, सोहोगरा या देसलपुर। आप लोग पॉज करें और अपना आंसर लिखें, आंसर बताएं, उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन पे आए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सहगौरा, क्योंकि सहगौरा जो है ये यूपी गोरखपुर में स्थित है और ये हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। ये हड़प्पा कालीन नहीं स्थल नहीं है। ओके, अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने फिर से सिंधु घाटी सभ्यता का एक्सप्लेनेशन दे दिया, वो हमें नहीं पढ़ना है। सहगौरा का हम जरा देख लेते हैं। गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में गोरखपुर से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ये राप्ती नदी के तट पर स्थित एक गांव है। यहाँ ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक में लिखे गए भारतीय ताम्रपत्र भी मिले हैं। आप लोगों को याद रखना है कि भाई सबसे पहले तो सहगौरा है कहाँ पर, तो यूपी गोरखपुर में स्थित है। दूसरा, यहाँ पर ब्राह्मी और एरामाइक ब्राह्मी ब्राह्मी लिपि और जो प्राकृत लिपि है उसमें ताम्रपत्र के शिलालेख मिले हुए हैं। ठीक है, इसके बाद दो तीन चीजें और थी, जैसे कोट दीजी, तो यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, एक पूर्व हड़प्पा स्थल है। चहुंदड़ो जो है वो, चहुंदड़ो के बारे में क्या है, ये मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण में स्थित है और एक किलेबंद दुर्ग है, एकमात्र स्थल है। अब ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि जिन बच्चों को 26-27 वाला एग्जाम देना है उनका अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ा बहुत कवर हो जाना चाहिए और किसी का नहीं हुआ है तो वो हमारी क्लासेस से कवर भी कर सकता है, या किसी ने कवर कर भी लिया है तो वो एक बार अपने की रिपीट हो जाए चीजें, उनका अच्छा सा रिवीजन हो जाए, वो वाली क्लासेस देख लेंगे तो बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देशलपुर, देसलपुर कहाँ है, तो देसलपुर जो है लास्ट वो कच्छ जिले में आता है। कच्छ जिले में, कच्छ में भी कहाँ, तो नखत्राना तालुका में आता है। ठीक है, गुंथली के पास, ये भी किलेबंदी के लिए अपनी प्रसिद्ध है ये जो शहर है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन सिंधु सभ्यता के लोगों की मतलब निम्नलिखित में से कौन सी जो है सिंधु सभ्यता के लोगों की विशेषता नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्यूपिल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले उनके पास बड़े बड़े महल और मंदिर थे।
क्या थे बड़े महल और मंदिर? सोचें आप। वे नर और नारी दोनों देवताओं की पूजा करते थे। दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल। उन्होंने युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों को नियोजित किया। दे डिप्लॉयड हॉर्स ड्राउन कैरोट्स इन द बैटल। ऐसा कुछ था क्या? आप लोग हमें बताएं। तो इसका आंसर आप लोग पॉज करें, क्वेश्चन का आंसर दें, उसके बाद मेरे द्वारा दिए गए एक्सप्लेनेशन पे आना, ठीक है? बताएं इसमें से कौन सा सही है, एक या दो? ओनली टू। 1 2 3 नन ऑफ द अबव। पॉज करें आप लोग, उसके बाद इसका आंसर दें, ठीक है? इसमें से सही है केवल दो। वहां पर मेल एंड फीमेल्स दोनों की ही पूजा की जाती थी, ठीक है? तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, हड़प्पा स्थल से हमें मिट्टी से बनी देवी माँ की कई आकृतियां मिली हैं। देवी को उर्वरा का प्रतीक माना जाता है और लोगों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। बैठी हुई स्थिति में एक पुरुष देवता की एक अन्य आकृति भी पाई जाती है। इसे एक छोटे से पत्थर की मोहर पर उकेरा गया है। हड़प्पा से हमें जो मोहरें मिली हैं बहुत सारी, उसमें बताया गया है कि भाई वो जो मोहर है वो उसमें एक पुरुष की आकृति या महिला की आकृति की मोहर जो मिली हुई है, और वो मोहर जो मतलब आकृति रूप में मोहर है, मोहर के ऊपर आकृति बनाई गई है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके की मोहर है और मोहर में आकृति उकेरी गई है, ठीक है? आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ मोहर में आकृति उकेरी गई है। तो वो जो आकृति है वो पुरुष या महिला दोनों की ही मानी जा सकती है, जो कि हड़प्पा से मिली हुई है, ठीक है? ये देखिए, इसके बाद एक आकृति इस तरीके की भी है, इस तरीके की, ये विखंडित हो गया है बट ऐसा ये इसने यहाँ पर मुहर भी पहन रखी है वो। ये कहते हैं ये मोहर बाजूबंद टाइप का है ना, तो बाजूबंद के रूप में ये लोग मोहर को पहना करते थे। उसके बाद आप देख सकते हैं इसने कुछ एक मन का टाइप का भी पहन रखा है ये तरीके का, ठीक है? ठीक है। और जो वो लास्ट में कह रहे थे कि भाई वहां पर घोड़े का उपयोग किया जाता था, तो कथन 3 सही नहीं है। वहां के साक्ष्य ये बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहिएदार वाहन का उपयोग करने वाली प्रथम सभ्यता हो सकते हैं, लेकिन वो घोड़े का उपयोग बहुत बड़े लेवल पे नहीं करते। बट आप लोग एक बात और याद रखना कि सुतका गंडोर एक जगह है। सुतका गंडोर एक जगह है जहां से घोड़े के साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है? जहां से घोड़े के साक्ष्य मिले हुए हैं। ओके, इसके बाद हम फिफ्थ वाले और लास्ट एमसीक्यू पे आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई, यह प्रमुख मौलिक सभ्यता थी, लेकिन इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। इट इज द प्राइमरली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड ऑल्दो रिलीजियन एलिमेंट्स वेयर प्रेजेंट इट वाज नॉट डोमिनेटेड। ओके, इट वाज नॉट डोमिनेट। तो हाँ, वहां पर पूजा पाठ करते थे बट जो वहां के लोग थे वो लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था लेकिन डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं थी, वर्चस्वशाली नहीं था। क्या यह कथन सही है? और दूसरा कथन है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। क्या यह कथन सही है? तो हम देखते हैं कौन सा कथन सही है। वन टू, 1 and 2, और वन, नाइदर वन नॉर टू। इसमें से कौन सा कथन सही है, सही गलत है बताना है आपको। कौन सा कथन सही है, ठीक है? तो एक और दो दोनों सही हैं, क्योंकि वो लोग जो थे वहां पर उस सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में अत्यधिक विकसित सभ्यता थी और वहां तक पहुंचने में हमें हजारों वर्ष का टाइम लगा था। और उस सभ्यता में धार्मिक तत्व मौजूद था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, और वो लोग कपास से वस्त्र बनाना जानते थे। कपास के अलावा वहां पर जो पूरी की पूरी सभ्यता थी वो पशुपालन पर निर्भर करती थी, ठीक है? और कपास का जो यूज है वो लोग किस लिए करते थे? कपास का जो यूज है वो किस लिए करते थे भाई? तो कपास कॉटन का यूज जो है वो लोग करते थे। कॉटन का यूज किस लिए करते थे? तो वस्त्र बनाने के लिए करते थे कॉटन का यूज।
ओके, तो चलिए यहाँ पर आप लोगों के 5 क्वेश्चंस हो जाते हैं और इसी तरीके से रोज आप लोगों को 5-5 क्वेश्चंस करके आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो मेरे एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि धौलावीरा में जल प्रबंधन के अलावा एक और विशेषता है जो मैंने आप लोगों को क्लास में बताई है, वो आप लोग मुझे बताइएगा कि धौलावीरा में जल प्रबंधन के अलावा भी एक विशेषता है वहां के मकानों में। मैं एक और हिंट दे देती हूँ, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट में जरूर टैग करिएगा और मुझे बताइएगा। तब तक अब हम लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां हम करेंगे आगे के 5 और क्वेश्चंस और इसी तरीके से पूरी की पूरी सीरीज आपकी कवर कराई जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और